हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौधरी धर्मवीर सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं भाग 4 के बारे में। संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसके बारे में क्या क्या चीजें चलती हैं, इनके बारे में राज्य सरकार क्या क्या निम्न प्रकार से वर्णन कर सकती है, क्या क्या भेदभाव कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा मकसद ये रहेगा कि किस देश से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। पहली बात तो देखो, देश की बात करें तो ये देश से लिया गया है आयरलैंड से। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और इसका जो वर्णन किया गया है भाग 4 में वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन किया गया है वो भाग 4 में किया गया है। और आर्टिकल किससे 36 से लेकर 51 तक ये वर्णित हैं। तो ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि हमने भाग 3 पहले पढ़ा दिए हैं। जैसे मैं बताना चाहूं, भाग 1 में क्या है तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है भाग 1 जो है। और भाग 2 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता, ये भी हमने बताया था आपको। भाग 3 जो था वो आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। तो ये चीजें आपको पता होंगी। और मैंने आर्टिकल भी बताई थी, आर्टिकल 1 से 4 तक है, ये आर्टिकल 5 से 11 तक है। और मूल अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। और भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की बात करेंगे। और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड देश से लिया गया है और इसका वर्णन भाग 4 में किया गया है। जैसे मैं आर्टिकल 36 और 37 की बात करूं, किसकी बात करूं? आर्टिकल 36 और 37 की बात करूं। इसकी बात करने से पहले एक बात आपको मैं बता देता हूं कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में तेज बहादुर संप्रभु समिति के द्वारा लाया गया था। इसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने, B.R. अंबेडकर ने एक बात कही है कि जो सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेगी, जो सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेगी, उसका अगले चुनाव में पतन होना निश्चित है। इस चीज का वर्णन इन्होंने कराया है अपने वाक्यों के द्वारा। के.टी. शाह ने भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। के.टी. शाह ने और भी नेताओं ने इनके बारे में कुछ कहा है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने ये बात जो कही है वो निश्चित बात है। वो चीजें आपको खुद पता चलेगी जब हम आर्टिकल यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आर्टिकल 36 और 37 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 36 और 37 में राज्य लोक कल्याण के बारे में दे रखा है। राज्य लोक कल्याण, लोक कल्याण के बारे में है कि हम राज्य के जो लोग हैं उनके कल्याण हेतु कुछ ना कुछ करेंगे। राज्य लोक कल्याण के बारे में बात की गई है। लेकिन आर्टिकल अगला जैसे हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 38 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 38 की अगर बात करेंगे तो वहां पर दे रखा है लोक कल्याण हेतु सहायता। क्या दे रखा है? लोक कल्याण हेतु सहायता। इस चीज का वर्णन किया गया है। यहाँ पर लोक कल्याण है केवल, यहाँ पर सहायता भी देंगे ये कह रहा है। लोक कल्याण हेतु सहायता ये दिया गया है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 39 में क्या वर्णित किया गया है तो आर्टिकल 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपका जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आर्टिकल 39 पूछा गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, इसका इसमें वर्णन मिलता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि आप कांस्टेबल हैं और एक ही कांस्टेबल पोजीशन पर एक लड़का काम कर रहा है और एक लड़की काम कर रही है, एक बॉयज काम कर रहा है और एक गर्ल्स काम कर रही है, तो उसे बराबर सैलरी दी जाएगी। ये नहीं है कि लड़की को ज्यादा सैलरी मिलेगी और लड़की को कम सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये आर्टिकल उसी के लिए बनाया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 39 इस चीज का न्याय करता है। आर्टिकल 40 की बात करूं तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। किसका? ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में जो वर्णित है वो वर्णन है ग्राम पंचायतों का। ठीक है, नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है क्योंकि बहुत आसान है। अगर आप किसी चीज को अगर आप किताब में पढ़ोगे ना तो बहुत लैंग्वेज टॉप करके दे रखा है। लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आप एग्जाम उठा के देख लेना, कोई अगर आर्टिकल यहां से आया है तो डायरेक्ट लैंग्वेज फैक्ट्स पूछी गई होगी कि यही बातें आपको एग्जाम में लिख रही होगी कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में दिया गया है, ग्राम पंचायतों का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। ये तो कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 40 तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, नहीं? ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी अभी आया 2-3 दिन पहले।
तो ये तो आर्टिकल 40 और 39 तो हाईलाइट रहता ही रहता है। जैसे मैं आर्टिकल 41 की बात करूं, आर्टिकल 41 की, तो आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और सहायता का वर्णन किया गया है। काम, शिक्षा और सहायता। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना कि ये जो वर्णित किया गया है ये प्राइवेट सेक्टरों के लिए काम किया गया है। जैसे कि आप जितने शिक्षित होंगे आपको उसी प्रकार से काम दिया जाएगा और आपको उसी प्रकार से सहायता दी जाएगी। जैसे एक व्यक्ति इंटर पढ़ा लिखा है, कंपनी में जाता है, उसे 10,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, और एक ग्रेजुएशन बंदा है वो एक कंपनी में जाता है तो वो शिक्षित ज्यादा है तो उसे सहायता जो मिलेगी वो ज्यादा सहायता मिलेगी। ये नहीं कि उसके कंपेयर देन उसको ज्यादा मिल जाए, उसको कम मिल जाए, ऐसा नहीं है। 10th वाले को 10th बेस पर मिलेगी, 12th वाले को 12th बेस पर काम दिया जाएगा और ग्रेजुएशन वाले को ग्रेजुएशन बेस पर काम दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, आर्टिकल 42 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 42 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये आर्टिकल 42 प्रसूति महिलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रसूति महिलाओं से संबंधित है। अब प्रसूति महिलाएं क्या है, क्या इनका वर्णन किया गया है यहाँ पर, उस चीज की यहाँ पर बात करेंगे। प्रसूति महिला होती है गर्भवती महिलाएं। जैसे मैं अपने यहाँ पर बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गर्भवती महिला होती है, जैसे कोई पुलिस में जॉब करती है लड़की या महिला और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे 6 महीने की छुट्टी देती है। हमारी राज्य सरकार कितने महीने की छुट्टी देती है? 6 माह की छुट्टी देती है। इसमें बदलाव बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, ठीक है। और यही नियम अगर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में यही नियम जो है 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए छुट्टी है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम सीएल बोलते हैं, चाइल्ड लीव बोलते हैं, सीएल जिसे बोला जाता है, चाइल्ड लीव। की राजस्थान में 2 वर्ष के लिए किया गया है और उत्तर प्रदेश में यह 6 माह के लिए किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 42 में ये चीज वर्णित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 की बात करेंगे। तो आर्टिकल जो 43 है वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से संबंधित है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, इसमें रिको एंड राशिको कंपनियां भी शामिल होती हैं जो कि सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो इसमें रिको एंड राशिको कंपनियों को भी शामिल किया गया है। तो यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करा देता हूं, आपको याद क्या क्या करना है। तो देखो ये याद करना है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। किस कितने आर्टिकल हैं? 36 से लेकर 51 तक। किस देश से ले गए? आयरलैंड से। समिति पूछ ली जाए इसकी, तो समिति भी आपको मैंने अभी बता दी है, तेज बहादुर संप्रभु समिति, तेज बहादुर संप्रभु समिति, ये इनके द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। तेज बहादुर संप्रभु समिति के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो अगर ये चीज आपने पढ़ ली स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। अगर डीपली जा रहा है तो फिर आर्टिकल पढ़ने होंगे, आर्टिकल से पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 43 तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 44 पर चलते हैं।